जन, आज मैं आपके सामने क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के पाठ 2 बाल गोविंद भगत के असाइनमेंट सॉल्यूशन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अपना गुजारा कैसे चलाते थे। बाल गोविंद भगत संत कबीर को अपना साहब मानते थे, इसलिए उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता वह कबीरपंथी मठ में भेंट स्वरूप देते। वहाँ से प्रसाद रूप में जो मिलता उसी से गुजारा करते थे। प्रश्न 2, भगत के संगीत का जादू का प्रभाव किस किस पर पड़ता है। भगत के संगीत का जादू का प्रभाव किसानों, आसपास के खेलते हुए बच्चों, रोपनी करने वालों तथा हलवाओं पर पड़ता है। प्रश्न नंबर 3, बाल गोविंद भगत गृहस्थ भी थे और सब चीज़ साहब की मानते थे। इन दोनों का पालन वे कैसे करते थे। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ होते हुए भी साधु थे। वे अपनी हर चीज़ साहब की मानते थे, इसलिए पैदावार होने पर सब कुछ कबीरपंथी मठ में अर्पित कर प्रसाद के रूप में प्राप्त अन्न से परिवार का भरण पोषण करते। इस प्रकार वे दोनों बातों का पालन करते थे। प्रश्न नंबर 4, श्राद्ध की अवधि पूरे होने पर बाल गोविंद भगत ने पतोहू के साथ कैसा व्यवहार किया। श्राद्ध की अवधि पूरे होने पर भगत ने पतोहू के भाई को बुलाकर उसका दूसरा विवाह कराने का आदेश दिया। प्रश्न नंबर 5, भगत जी के समक्ष पतोहू की व्यवस्था का कारण बताइए। पतोहू की व्यवस्था का कारण यह था कि बाल गोविंद भगत ने बहू को भाई के साथ चले जाने को कहा और उसके ऐसा न करने पर उन्होंने स्वयं घर छोड़कर चले जाने को कहा, इसीलिए पतोहू के आगे व्यवस्था थी। प्रश्न नंबर 6, दांत किटकिटाने वाली भोर में भी लेखक पोखरे तक क्यों गया था। दांत किटकिटाने वाली भोर में भी बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू लेखक को पोखरे तक ले गया। प्रश्न नंबर 7, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू के चरित्र की विशेषताओं में से 2 प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भगत की पुत्रवधू की पहली चारित्रिक विशेषता यह थी कि वह बहुत ही सुशील और घर की कुशल प्रबंधिका थी तथा दूसरा, उसके मन में बुजुर्गों के प्रति सेवा भाव था। इसी कारण वह उन्हें नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रश्न नंबर 8, बाल गोविंद भगत ने समाज सुधारक की तरह कौन कौन से कार्य किए। बाल गोविंद भगत ने समाज सुधारक के लिए पहला कार्य यह किया कि तत्कालीन समाज की चिंता न करके अपनी पतोहू से ही अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करवाया तथा दूसरा, पुत्र की मृत्यु के पश्चात पतोहू का दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। प्रश्न नंबर 9, भगत के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। भगत के व्यक्तित्व की विशेषता थी कि वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और बिना पूछे कभी भी किसी की चीज़ व्यवहार में नहीं लाते थे। प्रश्न नंबर 10, भगत की वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। भगत मंझोले कद के एक गोरे चिट्टे आदमी थे। वे कमर में एक लंगोटी और सिर में कबीरपंथियों की सी टोपी पहनते तथा जाड़ों में एक काली कमली ओढ़े रहते। गले में तुलसी की एक बेडोल माता बंधी रहती थी। बच्चों, अब मैं काव्यखंड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ 2 के असाइनमेंट सॉल्यूशन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था, स्पष्ट कीजिए। राजा जनक के दरबार में सीता स्वयंवर में राम के द्वारा धनुष का टूटना ही परशुराम के क्रोध का मूल कारण था। प्रश्न नंबर 2, परशुराम ने सहस्त्रभाव को अपना शत्रु क्यों माना। एक बार सहस्त्रभाव की शिकार खेलने के दौरान ऋषि जमदाग्नि के आश्रम में आए और ऋषि से कामधेनु अर्थात सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली गाय की मांग की, परंतु ऋषि ने मना कर दिया। परंतु उन्होंने गाय का बलपूर्वक अपहरण कर दिया। इससे क्रोधित होकर परशुराम ने उन्हें शत्रु घोषित कर दिया और उनका वध कर डाला। प्रश्न नंबर 3, लक्ष्मण ने अपनी व्यंग्योक्ति के द्वारा परशुराम को विनम्रतापूर्वक क्या कहा। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लक्ष्मण ने अपनी व्यंग्य उक्ति के द्वारा परशुराम को विनम्रतापूर्वक कहा कि श्री राम ने तो धनुष को केवल छुआ ही था, यदि वह छूने मात्र से टूट गया तो उनका दोष नहीं है। प्रश्न नंबर 4,
रामचरितमानस के लक्ष्मण परशुराम के वाद विवाद का कारण संक्षेप में लिखे। रामचरितमानस में लक्ष्मण परशुराम के वाद विवाद का कारण सीता स्वयंवर में शिव धनुष का खंडित होना था, क्योंकि धनुष के भंग होने को परशुराम ने अपने गुरु शिव का अपमान समझा। प्रश्न नंबर 5, शूरवीर और कायर में क्या अंतर है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पाठ के आधार पर शूरवीर व्यक्ति स्वयं अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। वे युद्धभूमि में अपनी वीरता का प्रमाण युद्ध कौशल से देते हैं, जबकि शत्रु को युद्धभूमि में उपस्थित देखकर भी युद्ध न कर केवल बातों से ही अपनी वीरता की बातें करने वाले कायर होते हैं। प्रश्न नंबर 6, गादी सूनु किसे कहा गया है? वे मुनि की किस बात पर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे? गादी सूनु ऋषि विश्वामित्र को कहकर संबोधित किया गया है। जब परशुराम ने विश्वामित्र जी से यह कहा कि मैं केवल आपके कारण ही लक्ष्मण का वध नहीं कर रहा हूँ, तो विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुरा उठे, क्योंकि वे राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे थे। प्रश्न नंबर 7, लक्ष्मण ने परशुराम के लिए कैसी वाणी का सहारा लिया था? उसका परिणाम क्या हुआ? लक्ष्मण ने परशुराम से संवाद के दौरान व्यंग्यपूर्ण बातों का सहारा लिया और अत्यंत चुभने वाली और अपमानजनक बातें कहीं। प्रश्न नंबर 8, राम लक्ष्मण एवं परशुराम में से किसका व्यवहार आपको अधिक अच्छा लगता है? क्यों? तर्क सहित उत्तर दीजिए। राम लक्ष्मण और परशुराम में श्री राम का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह अत्यंत कोमल और विनम्र स्वभाव के हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मृदु व्यवहार का त्याग नहीं करते। प्रश्न नंबर 9, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर बताइए कि लक्ष्मण में वीरता और साहस के साथ विनय का गुण भी होता तो अच्छा होता। लक्ष्मण वीर, साहसी एवं तेजस्वी थे, परंतु उग्र स्वभाव के कारण परशुराम के राम के प्रति क्रोध को सहन नहीं कर पाए और क्रोधित हो गए। यदि उनमें विनय का गुण भी होता तो उनका परशुराम से विवाद न बढ़ता। प्रश्न नंबर 10, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता कौन है? यह किस ग्रंथ से लिया गया है? इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी हैं। यह पाठ उनके प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह ग्रंथ श्री राम के जीवन पर आधारित है। इसके माध्यम से तुलसीदास जी ने समाज में नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उच्च जीवन मूल्यों का संदेश दिया है। बच्चों, अब मैं आपके सामने व्याकरण के पाठ 1 रचना के आधार पर वाक्य भेद के असाइनमेंट सॉल्व करने जा रही हूँ। प्रश्न नंबर 1, वाक्य की परिभाषा देते हुए उसके अंगों के नाम बताइए। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की प्रतीति होती हो वाक्य कहलाता है। जैसे रमा पुस्तक पढ़ रही है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिस वस्तु के विषय में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 3, निम्न वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलिए। पहला है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। दूसरा है, उसने मुझसे कहा कि माँ को बुलाओ। उसने मुझे माँ को बुलाने के लिए कहा। तीसरा है, मुसीबत आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। उत्तर है, मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। चौथा है, डलिया में आम है, दूसरे फलों के साथ आम रखे हैं। डलिया में दूसरे फलों के साथ आम रखे हैं। प्रश्न नंबर 4, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। पहला है, वह ज्वर से पीड़ित होने के कारण स्कूल नहीं आया। यह है सरल वाक्य।
राजू मेरे घर आया था क्योंकि उसे संस्कृत पढ़नी थी। यह है संयुक्त वाक्य। तीसरा है पिताजी के जीवन का यह सिद्धांत था कि व्यक्ति को समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त करना चाहिए। यह है मिश्र वाक्य। चौथा है पिताजी की इच्छा थी इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। संयुक्त वाक्य। पांचवा है यद्यपि वह मंत्री बन गया है फिर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। मिश्र वाक्य। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले अंगुली दबा दी। यह भी मिश्र वाक्य के अंतर्गत ही आता है। प्रश्न आगे है, संयुक्त वाक्यों में बदलना है। संयुक्त वाक्यों में बदलने के लिए क्वेश्चन है, वह ज्वर से पीड़ित होने के कारण स्कूल नहीं आया। वह ज्वर से पीड़ित था इसलिए स्कूल नहीं आया। दूसरा है वह खाना खाते ही खेलने चला गया। उसने खाना खाया और खेलने चला गया। शहर में भूकंप आने पर तबाही मच गई। शहर में भूकंप आया और तबाही मच गई। चौथा है कल शादी के कार्यक्रम में होने वाले शोर के कारण हम पढ़ नहीं सकेंगे। कल शादी के कार्यक्रम के कारण शोर होगा और हम पढ़ नहीं सकेंगे। आगे है मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। पांचवा है मेरी काली गाय। मेरी जो गाय काली है वह खेत में चर रही है। इसका आंसर होगा कि मेरी काली गाय है और वह खेत में चर रही है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो वाक्य अलग अलग होते हैं, उनको और, किंतु, लेकिन इन सब चीज़ों से मिलाना पड़ता है। उसके आगे प्रश्न है निम्न वाक्यों को मिश्र वाक्यों में बदलिए। नीरजा ने कहानी सुनाई और नमिता रो पड़ी। नीरजा ने ऐसी कहानी सुनाई कि नमिता रो पड़ी। दूसरा है मेहनत करने पर भी गरीबों को रोटी नहीं मिलती। इसका उत्तर है उन गरीबों को भी रोटी नहीं मिलती जो मेहनत करते हैं। तीसरा है कम आय होने पर कम खर्च करना चाहिए। इसका उत्तर है यदि आय कम हो तो कम खर्च करना चाहिए। चौथा मोहन शास्त्री जी के घर हिंदी पढ़ने गया है। मोहन शास्त्री जी के घर इसलिए गया क्योंकि उसे हिंदी पढ़नी थी। पांचवा उसने मुझसे मामा जी के घर चलने के लिए कहा। उसने मुझसे कहा कि मामा जी के घर चलो। छठा है जो सच्चे आदमी को कभी कोई कमी नहीं रहती। इसका उत्तर है जो सच्चे आदमी होते हैं उन्हें कभी कोई कमी नहीं रहती।